हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेज़रमेंट में कुछ चैप्टर्स को फिनिश किया था। कुछ चैप्टर्स बच गए थे, जैसे मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसड्यूसर, एलसीआर मीटर और टेम्परेचर मेज़रमेंट चैप्टर रह गया था। उसको हम इस सेशन में, इस मैराथन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स सेमेस्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। तो टिप्पणी करने के लिए ये मेगर या जो भी मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास मेगर है। इसका उपयोग उच्च प्रतिरोधों को मापने में किया जाता है। इससे हम मेगा ओम रेंज के रेजिस्टेंसेस को मापते हैं। मेगर के द्वारा हम लोग इंसुलेशन का भी टेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, हमारे पास कोई भी वायर है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगी रहती है। उसके इंसुलेशन की जो क्षमता है वो कितने लेवल तक इंसुलेशन को बना कर रख सकता है, उसको भी चेक करने का काम हम मेगर से करते हैं। मेगर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, हस्तचालित मेगर, या हम इसको बोलें अगर तो हैंड ऑपरेटेड मेगर, और दूसरे नंबर पे है ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर। अब हस्तचालित मेगर के बारे में हम लोग देखते हैं। मेगर एक ओम मीटर तथा हस्तचालित दिष्ट धारा जनित को एक इकाई में रखकर निर्मित करते हैं। मतलब मेगर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ओम मीटर और एक हस्तचालित डीसी जनरेटर। चल तंत्र 3 कुंडलियों से निर्मित होता है। मतलब जो मूविंग कंपोनेंट है या मूविंग पार्ट है वो 3 कॉयल से मिलकर बना होता है। उसमें से पहले नंबर पे है धारा कुंडली, या जिसे हम करंट कॉयल के नाम से जानते हैं, विक्षेपण कुंडली, या इसे हम डिफ्लेक्शन कॉयल के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे है दाब कुंडली, या जिसे हम प्रेशर कॉयल के नाम से जानते हैं। हस्तचालित दिष्ट धारा जनित को नियत स्पीड से चलाते हैं। मतलब जो डीसी जनरेटर होगा उसको हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कराते हैं, और वो उसको मूव कराने की जो व्यवस्था होती है वो हाथ के द्वारा ही चलाने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार मीटर को कार्य करने के लिए नियत वोल्टेज मिलता है। अगर हम कांस्टेंट स्पीड से डीसी जनरेटर को चलाएंगे तो उससे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, जो ओम मीटर को ऑपरेट कराने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मीटर के अनुसार यह वोल्टेज 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट डीसी होता है। मतलब हमारे मेगर में जो डीसी जनरेटर है उसको जब हम लोग चलाते हैं तो उससे 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट तक का डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। जो हमारे पास डीसी जनरेटर होगा उसको लगभग 160 आरपीएम के स्पीड से चलाते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे मेजर कर पाएंगे कि हम 160 आरपीएम से चला रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक अनुमानित स्पीड है, और ये इस उपकरण को उपयोग में करते करते अनुभव में आ जाता है। तो लमसम 160 आरपीएम है, 140 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है। अनुभव के आधार पर आपको स्पीड के बारे में अनुमान लग जाता है। मेगर के क्या लाभ होते हैं? मेगर के उपयोग से रिस्क को कम किया जा सकता है। विश्वसनीयता, या जिसे हम बोलें रिलायबिलिटी, बढ़ाई जा सकती है किसी भी सिस्टम की। ऑपरेट करने में आसान होता है मेगर सस्ता भी होता है। हानियाँ क्या है? एनालॉग स्केल के कारण रीडिंग नोट करना मुश्किल हो जाता है। अब मेगर का एप्लीकेशन देख लेते हैं। मोटर, ट्रांसफार्मर, केबल के रेजिस्टेंस या इंसुलेशन को टेस्ट करने में, मेज़र करने में। रेलवेज़ में, पावर जनरेटिंग स्टेशंस में, क्वालिटी टेस्टिंग कंपनीज़ में उपयोग किया जाता है। सोलर जनरेशन स्टेशन में भी उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल कंपनीज़ में भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अर्थ टेस्टर। यह विशेष प्रकार का ओम मीटर है। यह अपने प्रतिरोध मापक उपयंत्र से अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। पावर सिस्टम के सभी उपकरण अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से पृथ्वी से ग्राउंडेड या कनेक्टेड रहते हैं।
विभिन्न उपकरणों को अर्थिंग प्रोवाइड कराने से पहले अर्थ रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस का निर्धारण अर्थ टेस्टर से किया जाता है। जो हमारा अर्थ टेस्टर है वो लगभग मेगर के जैसा ही होता है, परंतु मेगर में हम लोग डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, उसमें डीसी जनरेटर यूज़ में लाया जाता है। लेकिन अर्थ टेस्टर में हम डीसी जनरेटर उपयोग में ना लाकर एसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है, अर्थ टेस्टर हैज़ एसी जनरेटर इंस्टेड ऑफ डीसी जनरेटर विच इज़ यूज्ड इन मेगर। तो मेगर और अर्थ टेस्टर में एक बड़ा डिफरेंस है कि अर्थ टेस्टर में एसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, मेगर में डीसी का। एग्ज़ाम में ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे अर्थ टेस्टर का डायग्राम हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में हम इसको समझ लेते हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये देखिए, इस तरीके का हमारा कोई सिस्टम जो है अर्थ टेस्टर लगा होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे होंगे। ऊपर सप्लाई है, नीचे इलेक्ट्रोड ए दिख रहा होगा, बी और सी। ए और बी के क्रॉस हम लोग ओम मीटर को लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड ए से इलेक्ट्रोड सी की दूरी हम लोग 15 से 25 मीटर तक रखते हैं और इस सामंजस्य से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें रेजिस्टेंस क्या है। आगे देखते हैं डिजिटल अर्थ टेस्टर। तो डिजिटल अर्थ टेस्टर में जो एक बड़ा अंतर आ जाता है वो डिजिटल डिस्प्ले का आ जाता है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से वर्किंग होता है। इसका डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो डिजिटल अर्थ टेस्टर होगा उसमें से 3 इलेक्ट्रोड निकले रहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट करके अर्थ में एक इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं। दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और हमारे डिजिटल अर्थ टेस्टर में जो डिजिटल डिस्प्ले है उस पर रीडिंग आ जाती है, जो भी अर्थ का रेजिस्टेंस होगा। यह एक प्रीमियम क्वालिटी का उपकरण होता है। अर्थ के रेजिस्टेंस को मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसको व्यापक रूप से पावर सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन्स में प्रयोग में लाया जाता है। डिजिटल डिस्प्ले होता है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीमीटर। जैसा कि नाम है मल्टीमीटर, अर्थात एसी डीसी वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध इत्यादि को मेज़र करने का काम करता है। तो इसके लिए मैं एक ब्लॉक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आप देख रहे हो एसी धारा इनपुट होने पर एसी धारा इनपुट करंट ट्रांसफार्मर में जा रही है। करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है कि जो भी एसी करंट है उस करंट का मान कम कर देना। फिर वो करंट दिष्टकारी या रेक्टिफायर में जाता है। वो रेक्टिफायर उस एसी को डीसी क्वांटिटी में बदल देता है। अब डीसी क्वांटिटी शंट जालक्रम परिपथ में जाता है, मतलब उस डीसी क्वांटिटी को शंट से गुजारते हैं और उसके बाद उसको हम लोग मापक उपयंत्र को सिग्नल दे देते हैं। अगर डीसी धारा हमको मेज़र करना हो तो हम डायरेक्ट उसको शंट जालक्रम से देते हैं या शंट में प्रोवाइड कराते हैं और डायरेक्ट इसको मेज़र कर लेते हैं। अगर वोल्टेज की बात आती है तो वोल्टेज 2 प्रकार का हो सकता है, एसी वोल्टेज या फिर डीसी वोल्टेज। हम लोग मल्टीप्लायर सिस्टम या गुणक जालक्रम में एसी और डीसी वोल्टेज को देते हैं। अब इसके आगे जो ब्लॉक है वो एसी टू डीसी सेलेक्टर है। ये यह काम करता है कि एसी को एसी वाले लाइन में भेजता है और डीसी वाले वोल्टेज को डीसी वाले लाइन में भेजता है। अगर एसी है तो एसी वाले लाइन में जाएगा और आगे रेक्टिफायर से होकर वो डीसी में कन्वर्ट होगा। और हमारे पास अगर डीसी ही है, डीसी वोल्टेज ही है, तो डायरेक्ट उसको हम मापक उपयंत्र को दे देते हैं और मापक उपयंत्र उस चीज़ को मेज़र कर लेता है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम मीटर सर्किट से और बैटरी से जोड़ के रखते हैं ताकि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें मिल सके। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। संरचना की बात करें तो इसमें स्थायी चुंबक चल कुंडलन मीटर होता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इसमें यूज होता है।
शंट जालक्रम अर्थात शंट का प्रयोग होता है। गुणक जालक्रम अर्थात मल्टीप्लायर का प्रयोग होता है। ओम जालक्रम एवं बैटरी मतलब ओम मीटर और बैटरी का उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। फंक्शन स्विच का उपयोग किया जाता है। परास स्विच भी उपयोग में लाया जाता है। धारा परिमामित्र अर्थात करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर। तो ये क्या होता है? ये पावर फैक्टर को मेज़र करेगा। इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान में देते हैं। यहाँ पे हमको करंट कॉयल और पोटेंशियल कॉयल दिख रहा होगा। करंट कॉयल जिसमें हम लोग डॉट डॉट से दिखाए हैं वो करंट कॉयल है, क्योंकि वो सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज का जो करंट है वो करंट कॉयल से होकर गुजरेगा। हमारे पास पोटेंशियल कॉयल दो दिख रहा होगा, P1 और P2। P1 और P2 P1 और P2 दोनों पोटेंशियल कॉयल को 90 अंश के कोण पे रखे हैं और 90 अंश के कोण पे रखने के बाद जो हमारे पास P2 पोटेंशियल कॉयल है उसमें एक इंडक्टेंस को जोड़कर हम सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। उसी प्रकार से हम अगर P1 पोटेंशियल कॉयल को देखें तो उसको सर्किट के साथ एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर कनेक्ट किए हुए हैं। ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पावर फैक्टर मीटर का होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसको हम समझते हैं। दो मूविंग कॉयल P1 और P2 को हम यूज करते हैं। P1 को रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, अर्थात P1 में जो करंट होगा वो वोल्टेज के साथ फेज में होगा। कॉयल P2 को इंडक्टेंस के साथ सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, अर्थात इसमें बहने वाली धारा सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। कॉयल P1 और P2 के करंट कॉयल से इंटरेक्ट करने से पावर फैक्टर को बता पाते हैं। मतलब जो दो पोटेंशियल कॉयल हमारे पास यूज किया जा रहा है उसमें उत्पन्न होने वाले फ्लक्स और करंट कॉयल के फ्लक्स के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो इससे हमें पावर फैक्टर का पता चल जाता है। हमको स्केल दिख रहा होगा। स्केल में 0.6 से 0.6 तक रेंज है। दाएं साइड में लैगिंग पावर फैक्टर और बाएं साइड में लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर को। ये सामान्यतः 50 हर्ट्ज़ या उसके आसपास के फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अपेक्षाकृत कम शुद्ध होता है। सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले फ्रीक्वेंसी मीटर निम्नलिखित हैं। कंपनकारी पत्र प्रारूपी वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस टाइप और तीसरे नंबर पे है मूविंग आयरन टाइप। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये रेशियो मीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाई वोल्टेज रेंज की फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं। लो वोल्टेज रेंज की फ्रीक्वेंसी को भी मेज़र कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मीटर के डायग्राम को देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के डायग्राम को देखने पे हमको यहाँ से दो सप्लाई सिस्टम दिख रहा है। इस सप्लाई सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग L1 और C1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग L2 और C2 से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों भागों को हम लोग दो करंट कॉयल से कनेक्ट करके पॉइंटर से कनेक्ट किए हुए हैं। अब हम पॉइंटर से ही या जहाँ पे दोनों करंट कॉयल जुड़े हैं उसके मिड पॉइंट से एक पोटेंशियल कॉयल लाकर सप्लाई के दूसरे फेस से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब ये होगा फ्रीक्वेंसी के घटने या बढ़ने से जो हमारे पास दो रिजोनेंस सर्किट है। दो रिजोनेंस सर्किट कहाँ पे है? तो एक L1C1 कॉम्बिनेशन का रिजोनेंस सर्किट और एक L2C2 कॉम्बिनेशन का रिजोनेंस सर्किट। तो इनमें फ्रीक्वेंसी के बदलाव के साथ साथ इनके इम्पीडेंस के मान में बदलाव आता है और उस इम्पीडेंस के मान में बदलाव के कारण जो पोटेंशियल कॉयल या मूविंग कॉयल पे फोर्स लगता है वो अलग अलग लगता है।
और यह फोर्स फ्रिक्वेंसी के बदलने के साथ बदलता है, क्योंकि हमारे रिजोनेंस कॉइल का इम्पीडेंस भी बदल जाता है, और इस प्रकार से हम लोग फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट कर पाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्लैंप मीटर, या जिसे हम टोंग टेस्टर कहते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मेज़र करेंट इन द कंडक्टर विदाउट कॉन्टेक्ट। तो क्लैंप मीटर या टोंग टेस्टर का उपयोग हम बिना टच किए, बिना फिजिकल कनेक्शन के किसी वायर में बहने वाले करंट को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब किसी भी चालक में या वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसको बिना टच किए हम पता कर सकते हैं। क्लैंप टेस्टर जो होता है वायर के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को सेंस करके बता देता है कि वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द कंडक्टर इज सेंस्ड बाय हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर और करंट ट्रांसफार्मर। इस मेथड से सेफ मोड में करंट मेज़र कर सकते हैं। क्यों सेफ मेथड में मेज़र कर सकते हैं? क्योंकि हमें कोई भी कनेक्शन नहीं देना रहता और डायरेक्ट केवल कंडक्टर के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को या मैग्नेटिक फील्ड को ही मेज़र कर लेते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम आप देखिए। हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें सीटी या करंट ट्रांसफार्मर को जोड़ेंगे। अब ये करंट ट्रांसफार्मर जो सिग्नल है वो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर को देगा। यहाँ से जो सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में जाती है और जो माप है उसको माप कर डिस्प्ले यूनिट से बता दिया जाता है। क्लैंप मीटर दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर क्लैंप मीटर और दूसरे नंबर पे हॉल इफेक्ट क्लैंप मीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर कोई ऐसा डिवाइस है या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो एक तरीके की ऊर्जा को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बल्ब की बात करता हूँ तो बल्ब भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट के रूप में लेता है और फिलामेंट के थ्रू उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उदाहरण लें, हीटर की बात कर सकते हैं। हीटर इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट के रूप में लेता है और उसे हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। रूपांतरण की प्रक्रिया ट्रांसडक्शन कहलाती है। उपकरण को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो यह काम करता है। अब ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं। परीक्षा में एक क्वेश्चन ट्रांसड्यूसर अगर आता है तो ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको सेंस करना है वो सेंसर के पास जाता है। सेंसर के बाद क्वांटिटी जो है डिटेक्ट की जाती है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। अब उसके बाद यह क्वांटिटी सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में जाती है जिसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसको डेटा रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डिस्प्ले के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब हम नॉर्मली ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं बट हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब ट्रांसड्यूसर की बात आती है तो वो ट्रांसड्यूसर हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हमारे पास अगर होगा तो उसकी परिभाषा समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। उदाहरण के लिए हमारे पास जो थर्मोकपल होता है वो टेम्परेचर को या हीट को ईएमएफ में कन्वर्ट करता है, तो यह एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हो गया। हमारे पास फोटो वोल्टाइक सेल है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हो गया। तो हम जब कभी भी ट्रांसड्यूसर की बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं तो हम उस डिवाइस की बात करते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की भी बात कर सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिस पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर को सेंस करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसड्यूसर में हमने देखा
कि हमारे पास सेंसर है, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट है और डेटा रिप्रेजेंटिंग डिवाइस है। सेंसर में बात करें तो टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, लिक्विड या किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लो को मेज़र कर सकता है, स्पीड को मेज़र कर पाएगा, लेवल को डिटेक्ट कर पाएगा, प्रेशर को भी सेंस कर पाता है। सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट क्या है? सेंसर्स नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का काम ये है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन डिवाइस क्या है? कि जो कुछ भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हमको मिली है कंपैरिजन के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा, उसको डिस्प्ले पे शो करता है। डिस्प्ले के लिए एलसीडी डिस्प्ले यूज़ करते हैं हम लोग। अब टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर को देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। तो एनर्जी कन्वर्जन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें ट्रांसड्यूसर को तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमारे पास होते हैं। ट्रांसड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट। अगर हम ट्रांसड्यूसर के आउटपुट के आधार पर उसको डिवाइड करें तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसड्यूसर दिखते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग मतलब जिसमें हमारे पास स्केल हो और पॉइंटर हो। जिस प्रकार से जो घड़ी हमारी चलती है सुई वाली, उसे हम लोग एनालॉग वॉच बोलते हैं, तो उस तरीके का कुछ सिस्टम। और डिजिटल ट्रांसड्यूसर में डिजिटल डिस्प्ले होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, उसे कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, तो हमारे पास क्वांटिटी के आधार पर एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर और नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में या एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हम बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसड्यूसर है, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर है। पैसिव में बात करें तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस आ जाती है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वाले ट्रांसड्यूसर की बात करें तो हमारे पास प्रेशर, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट में जो भी हमारा फ्लूइड है या फिर जो कुछ भी हमारे पास एयर है या गैस है, उसके प्रेशर को मेज़र करने का कंसेप्ट आएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है बॉर्डन ट्यूब। बॉर्डन ट्यूब पूछ सकता है कि बॉर्डन ट्यूब से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है सेमेस्टर में। बहुत ही इजी होता है, ये थ्योरी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो बॉर्डन ट्यूब किसी भी लिक्विड या फ्लूइड या गैस के प्रेशर को मेज़र करने में उपयोग में लाया जाता है। तो हम तुरंत डायग्राम पे आ जाते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक माध्यम से हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। फ्लो करने के साथ साथ इस फ्लूइड को कनेक्ट किए हैं हम लोग एक बॉर्डन ट्यूब से, जो कि सी आकार का आपको दिख रहा होगा। इस बॉर्डन ट्यूब का नेचर ये है कि अगर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ साथ बॉर्डन ट्यूब में जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका भी प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ जो हमारे बॉर्डन ट्यूब का सी शेप है वो धीरे धीरे सीधा होने लगता है, स्ट्रेट होने लगता है। अर्थात बॉर्डन ट्यूब का जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ होने लगता है। और आप बीच में देख रहे होंगे तो ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास गियर सिस्टम है और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है। अर्थात बॉर्डन ट्यूब के ऊपर मूवमेंट होने से उसके साथ लगा हुआ गियर भी ऊपर उठता है और पॉइंटर को मूव करा देता है। इस प्रकार हम लोग प्रेशर के इंक्रीज होने से पॉइंटर से पता कर लेते हैं कि प्रेशर कितना है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, सिंपल वर्किंग है, समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। लॉन्ग थिन वॉल्ड सिलेंडर, इसमें सिलेंडर यूज होता है जो लंबा होता है और पतली दीवार का होता है। नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होता है। किसका बना होगा? फॉस्फर ब्रॉन्ज, स्टील या बेरिलियम कॉपर का बना होता है। तरल के दाब के प्रभाव के कारण बॉर्डन ट्यूब का क्रॉस सेक्शन बदलता है। मूवमेंट ऑफ बॉर्डन ट्यूब पॉइंटर को मूव करा देता है, जैसा कि मैंने समझाया।
नेक्स्ट, डायफ्राम से भी हम मेज़र कर पाते हैं प्रेशर को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको अगर समझना चाहो तो मैं समझा देता हूँ। एक ऐसे ही हमारे पास रबर टेफ्लॉन का बना हुआ डायफ्राम होता है। अब इसके ऊपर जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर से इसके अंदर मूवमेंट होता है, डिफॉर्मेशन होता है। तो उस मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट एक्स को हम मेज़र करके प्रेशर का मान बता देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर जो आएगा वो LVDT है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेमेस्टर में आ सकता है। ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर है जो ऑपरेट करने के लिए कहीं से भी बाहर से सप्लाई नहीं लेता, अर्थात वो खुद एनर्जी जनरेट करता है, उससे ऑपरेट करता है। उदाहरण के लिए फोटोवोल्टाइक सेल पे जब प्रकाश पड़ती है तो अपने आप वो EMF को जनरेट करता है। और पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर है जो खुद को ऑपरेट करने के लिए बाहर से एनर्जी को कंज्यूम करे, जैसे LVDT है। अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन होगा कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें बीच में देख रहे होंगे आप, तो आपको दिख रहा है सॉफ्ट कोर है। सॉफ्ट कोर से एक अटैच्ड आर्म दिख रहा होगा। इस आर्म से हम इस सॉफ्ट कोर को आगे या पीछे कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बीच में प्राइमरी वाइंडिंग दिख रही है प्राइमरी वाइंडिंग, और दोनों साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिख रही होगी। ये तो ऊपर से फिजिकल एक अरेंजमेंट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ इसके वर्किंग को, डोंट वरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर फिक्स्ड, सॉफ्ट आयरन कोर इज़ मूवेबल। तो बीच में जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये ऐसा लगा होता है कि ये मूव करने लायक होता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो फिक्स्ड होती है। अब हम इसको समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। कुछ इस तरीके का सिस्टम हमारे पास होता है। यहाँ पे AC एक्साइटर से जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको कनेक्ट किए रहते हैं, दिख रहा है आपको। इसके बाद कोर दिख रहा है हमको बीचों बीच में, उससे आर्म लगा हुआ है। इसके बाद नीचे हमको दो वाइंडिंग दिख रही है, S1 और S2। S1 और S2 का कनेक्शन हम इस प्रकार से करते हैं कि दोनों में बहने वाले करंट का मान एक दूसरे को अपोज करे। तो अगर आप इसमें फ़्लो कराना चाहोगे एक पॉइंट से, तो करंट को फ़्लो करा के देख सकते हो कि जब एक कॉइल में करंट का डायरेक्शन आप जिधर मानोगे उसके अपोजिट में दूसरे कॉइल से मिलेगा, अर्थात दोनों कॉइल में जो करंट और EMF का इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे को अपोज करने वाला है। अब हमने इसका कनेक्शन ऐसा क्यों रखा ये आगे अभी वर्किंग में समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग दिख रही है आपको जो AC एक्साइटेशन से जुड़ी हुई है। बीच में कोर है जो कि फ्लक्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना रहता है, हाई परमिएबिलिटी के मटेरियल का बना होता है। परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता। हाई परमिएबल मटेरियल होता है जो फ्लक्स को अपने अंदर से आसानी से होकर जाने देता है। सेकेंडरी साइड पे दो कॉइल दिख रहे हैं, दो वाइंडिंग्स हैं, S1 S2 इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि दोनों में बहने वाली धाराओं का मान एक दूसरे को अपोज करेगा। अब हम पहली कंडीशन देखते हैं, और हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर का मूवमेंट हो सकता है आगे या पीछे, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। मतलब कोर का जो लीनियर मूवमेंट है वो होगा, उस मूवमेंट को, उस डिस्प्लेसमेंट को ये सेंस कर पाएगा, बता पाएगा। तो हम देखते हैं पहले कंडीशन में जब कोर बिल्कुल बीचों बीच में है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा जो AC एक्साइटेशन से जुड़ा है, क्रिएट किया गया फ्लक्स कोर में जाएगा, कोर उसको अट्रैक्ट करेगा। चूँकि कोर बीचों बीच में है तो फ्लक्स को यूनिफॉर्म तरीके से S1 और S2 दोनों में देगा। दोनों में सेम मात्रा में फ्लक्स कट करेगी S1 और S2 सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसके कारण दोनों में सेम EMF जनरेट होगा। बट कनेक्शन हम इस तरीके से किए हैं कि दोनों में बहने वाली धाराओं का मान अपोजिट है, इसलिए जो EMF S1 और S2 में बनेगा वो भी अपोजिट नेचर का बनेगा। अब अपोजिट नेचर का EMF बनने के कारण जो रिजल्टेंट हमारे पास E0 है या E0 है या E आउटपुट है वो ES1 माइनस ES2 होगा, जो कि 0 आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में कोर है। अब अगर हम बात करते हैं कि कोर किसी और डायरेक्शन में अगर मूव होता है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोर को हम पीछे खींच लेते हैं, तो कोर जब पीछे खींचेगा
तो कोर हमारा S1 के करीब आ जाएगा और S2 से दूर हो जाएगा। अर्थात ज़्यादातर जो फ्लक्स होगा वो S1 में लिंक करेगा, S2 में कम फ्लक्स लिंक करेगा। अर्थात ES1 का जो मान होगा, वोल्टेज का जो मान होगा वो ES2 से ज़्यादा होगा। अर्थात अब ES1 माइनस ES2 का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब 0 के बराबर नहीं होगा, जो कुछ भी मान होगा उसको मेज़र करके हम बता पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हुआ है। अब इतना तो पता है कि ES1 माइनस ES2 होगा, तो हम इसमें से देख सकते हैं कोर को पीछे खींचे हैं। जब ES1 बड़ा है तो ES1 माइनस ES2 का मान भी धनात्मक होगा और धनात्मक वैल्यू को देखकर हम बता देंगे कि कोर का मूवमेंट पीछे हुआ है। अब सोचिए कि अगर कोर को आगे धक्का दे दिया जाए तो जो फ्लक्स होगा वो S2 को ज़्यादा कट करेगा। अब ES2 का मान ज़्यादा हो जाएगा ES1 से, और ES1 माइनस ES2 निकालेंगे तो अब ऋणात्मक मान देगा और हम बता पाएंगे कि मूवमेंट आगे की तरफ हुआ है। तो इस प्रकार से, इस अरेंजमेंट से हम कोर के मूवमेंट को आगे, पीछे या बीच में बता पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है LCR मीटर। LCR मीटर एक ऐसा मीटर है जो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को मान को मेज़र करता है। तो सबसे पहले LCR मीटर के ब्लॉक डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको इनपुट सिग्नल दिख रहा है। ये इनपुट सिग्नल इनपुट एटेन्यूएटर से लगा है। इनपुट एटेन्यूएटर का आउटपुट ड्राइवर एम्पलीफायर में है। ये ड्राइवर एम्पलीफायर हाई क्वालिटी फ़िल्टर को सिग्नल दे रहा है। हाई क्वालिटी फ़िल्टर सिग्नल मीटर रेंज एटेन्यूएटर के पास जाता है। यहाँ से जो सिग्नल है वो आउटपुट एम्पलीफायर में जा रहा है। आउटपुट एम्पलीफायर दो जगह अपना सिग्नल दे रहा है, मीटर सर्किट को और आउटपुट बफर को। आउटपुट बफर के बाद डिस्प्ले यूनिट को सिग्नल आ रहा है और डिस्प्ले यूनिट पे जो भी हमारा इनपुट मेज़रमेंट है वो देखकर बता दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपके पास अगर LCR मीटर आता है तो ये डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना ही होगा। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। LCR मीटर एक प्रकार का मल्टीमीटर है, क्योंकि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का मान ये मेज़र कर रहा है। मल्टीपल क्वांटिटीज़ का मान मेज़र कर रहा है, इसलिए एक प्रकार का यह मल्टीमीटर है। LCR मीटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का माप लेता है, इसलिए इसे LCR मीटर कहते हैं। LCR मीटर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इंटर में सब लोग पढ़े होंगे। इसमें 4 आर्म होते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, और चारों आर्म में R1, R2, R3, R4 या फिर PQRS के नाम से जानते होंगे। इनका जो अनुपात रहता था संतुलन अवस्था में, वो P/Q = R/S रहता था। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर कार्य करता है। अब जो पैनल होगा LCR मीटर का वो कैसा होगा? इसमें एक स्केल होगा, एक रेंज सेलेक्टर होगा, एक हमारे पास ऑन ऑफ स्विच होगा और एक हमारे पास सेलेक्टर होगा जो R, L या C को सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट टर्मिनल है, जहाँ पे हम जो मेज़र करने वाली क्वांटिटी है उसको लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, इसके बारे में आप लिख दोगे। ऑन ऑफ स्विच क्या करता है? LCR मीटर को ऑन ऑफ करता है। टेस्ट टर्मिनल क्या करता है? जिस कंपोनेंट को मेज़र करना है उसे लगाया जाता है। फंक्शन सेलेक्टर क्या करता है? फंक्शन सेलेक्टर रेजिस्टेंस को मेज़र करना है कि इंडक्टेंस को मेज़र करना है कि कैपेसिटेंस को मेज़र करना है, उसको डिसाइड करता है। रेंज सेलेक्टर क्या करता है कि आपको हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेज़र करना है कि मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेज़र करना है कि लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेज़र करना है, इसको सेलेक्ट करता है। स्केल क्या है? वो बताएगा कि हमारा मेज़रमेंट कितना आ रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो किस आधार पे होता है? तो ये ब्रिज आपको दिख रही है, यहाँ पे 4 आर्म है आपके पास, Z1, Z2, Z3 और Z4। बीच में एक डिटेक्टर लगा है और इसमें एक इनपुट सिग्नल हम दिए हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो Z1 गुणे Z3 बराबर Z4 गुणे Z2 होता है, और ये तब उस कंडीशन में है जब ब्रिज हमारा संतुलित है। तो आपको व्हीटस्टोन सेतु की याद आ रही होगी, तो उसी सिद्धांत पे ये ऑपरेट करता है। करंट वोल्टेज के मेजरमेंट को भी कर लेगा हाई फ्रीक्वेंसी के एप्लीकेशन में। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें PQRS 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इसको एक इनपुट DC सप्लाई के द्वारा दिया जाता है
और बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन सेतु में P/R = Q/S होता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो P × S = R × Q आ जाता है। बैलेंस कंडीशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जब AC ब्रिज की बात करते हैं तो AC ब्रिज में रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आ जाती है। तो इसकी वैल्यू को हम इस AC ब्रिज में देख सकते हैं। यहाँ पे एक आर्म में R1 और L1 है, दूसरे आर्म में R2 और L2 है, तीसरे आर्म में R3 है, चौथे में R4 है। सिद्धांत हमारा वही होगा, Z1 × Z4 = Z3 × Z2। तो जब Z1 की बात करेंगे तो R1 + jωL1 हो जाएगा। Z2 की बात करेंगे तो R2 + jωL2 हो जाएगा। Z3 = R3 है और Z4 = R4 है। जब इसको इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है कंपेयर करने पे, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम रियल और इमेजिनरी क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। रियल मतलब जिसमें J नहीं है, J मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो जिसमें J नहीं है वो रियल क्वांटिटी है। तो दोनों पक्षों में R1 R4 और R2 R3 जो है रियल कंपोनेंट है और J वाले कंपोनेंट को हम लोग बोल देंगे इमेजिनरी कंपोनेंट। तो रियल और इमेजिनरी का तुलना जब करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाता है R1 और L1 के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC ब्रिजेज। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसके लिए क्या करना है, तुलना के आधार डेफिनीशन है। डेफिनीशन क्या है, AC ब्रिज में अननोन इम्पीडेंस को मेजर करता है और DC ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। सप्लाई अगर देखें तो AC ब्रिज में AC सप्लाई देना पड़ता है, DC ब्रिज में DC सप्लाई देते हैं। करंट डिटेक्टर की बात करें तो AC ब्रिज में AC डिटेक्टर का यूज होता है, DC ब्रिज में DC डिटेक्टर का यूज होता है, या जिसे हम गैल्वेनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो AC ब्रिज में रेजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। रिएक्टिव का मतलब इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, दोनों को मिलाकर रिएक्टिव यहाँ पे बोल रहा है। DC ब्रिज में केवल रेजिस्टिव कंपोनेंट यूज होगा, रिएक्टिव नहीं होगा। वैगनर अर्थ डिवाइस क्या होता है, अर्थिंग प्रोवाइड कराने वाला एक डिवाइस है। तो AC में हमें आवश्यकता होती है, DC में अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बैलेंसिंग टाइम हमारे पास जो AC है उसमें बैलेंसिंग की टाइम कम लगती है, DC में बैलेंस करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। अब हमारे पास कुछ ब्रिज हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैक्सवेल ब्रिज है, तो मैक्सवेल ब्रिज का काम है सेल्फ इंडक्टेंस को मेज़र करना। मैक्सवेल ब्रिज के प्रकार अगर देखें तो मैक्सवेल ब्रिज दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज एंड मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का जो सर्किट डायग्राम है इसको देख लीजिए, ये याद ही करना पड़ेगा आपको सर्किट डायग्राम। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इसमें R1 L1 का कॉम्बिनेशन, R2 L2 का कॉम्बिनेशन, R3 R4 का कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। और जब इसको Z1 Z4 = Z3 Z2 से कैलकुलेशन करते हैं तो L1 = L2 R3/R4 हमको इक्वेशन ये मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सवेल्स इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज। तो इसमें भी हमारा जो कंपोनेंट का अरेंजमेंट है उसको आपको याद ही करना होगा। इसमें R1 L1 है, फिर यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस है R2 में, R3 में भी केवल रेजिस्टेंस है और चौथे ब्रांच में कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। इसमें जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं Z1 का मान लेंगे तो Z1 में R1 + jωL1 आ जाता है। देखिए Z2 में R2 आता है, Z3 में R3 है और Z4 में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम अगर देखें, यहाँ देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब 1/Z = 1/R4 + 1/ कैपेसिटेंस के कारण जो रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटेंस के कारण जो रिएक्टेंस है वो होता है 1/jωC4। तो 1/jωC4 जब करेंगे तो हमारे पास 1/R4 + jωC4 आता है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 + jωC4 R4 आता है, बटे में R4 आता है। लेकिन ये 1/Z का मान है, Z का मान निकालते हैं तो अंश हर को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू जब रखते हैं और रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन
यही मिलता है। R1 इक्वल टू R2 R3 अपॉन में R4 और L1 बराबर R2 R3 C4। इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ये भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एंडरसन ब्रिज। तो एंडरसन ब्रिज का जो सर्किट डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास। तो ये सर्किट डायग्राम आपको याद ही करना होगा। इसका उपयोग हमको लो क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। जो मैक्सवेल ब्रिज है वो क्या करता है, वो मीडियम क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करता है। एंडरसन ब्रिज लो क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करता है। तीसरा ब्रिज हमारे पास है हेज ब्रिज। इसका काम होता है हाई क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करना। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग ब्रिज। क्या है बेटा, शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज का काम क्या होता है, ध्यान दीजिए। शेयरिंग ब्रिज का काम होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस इन कैपेसिटेंस को मेज़र करना। कैपेसिटेंस में हम डाई इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हैं, जैसे माइका, पेपर। तो इनका एक अपना डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है। उस डाई इलेक्ट्रिक लॉस को मेज़र करने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी शॉर्टी ब्रिज। तो डी शॉर्टी ब्रिज का उपयोग हम लोग दो कैपेसिटर के बीच तुलना करने में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेन्स ब्रिज। तो इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट में हम लोग पावर कैसे मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड है और 3 वाट मीटर मेथड है। बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहले 2 वाट मीटर मेथड दिख रहा है। इसमें स्टार कनेक्टेड लोड दिख रहा होगा, Z1, Z2 और Z3 स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है। इसमें से R, Y और B सप्लाई जा रही है। तो 2 वाट मीटर मेथड में हमने क्या किया है, 2 वाट मीटर को किस प्रकार से कनेक्ट किए हैं ये समझने की बात है। तो हमने सबसे पहले R और Y दो फेज़ को पकड़ लिया। R में भी हमने R में क्या किया, वाट मीटर के करंट कॉइल को लगाया, फिर पोटेंशियल कॉइल को निकाल कर हम बी में कनेक्ट किए। Y में भी हमने क्या किया कि दूसरे वाट मीटर के करंट कॉइल को लगा दिया है और इसके भी पोटेंशियल कॉइल को निकाल के हमने बी में लगा दिया। मतलब बी जो फेज़ है उसमें दोनों वाट मीटर के पोटेंशियल कॉइल को कॉमन करके जोड़ दिया है। और R और Y में क्या जोड़ा है हमने, करंट कॉइल लगाया है। पोटेंशियल कॉइल को किससे जोड़ दिया हमने, बी से जोड़ दिया। तो इस कनेक्शन से जो हमारा है वो टोटल पावर कंजम्पशन 3 फेज़ में मिल जाता है, किसमें, 2 वाट मीटर मेथड में। और P बराबर होता है W1 + W2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन में वही चीज़ है। जो लोड है वो डेल्टा कनेक्टेड है, Z1, Z2 और Z3। R, Y और B दिख रहा होगा। इसमें भी सेम वही काम करना है। दोनों वाट मीटर के करंट कॉइल को R और Y में लगा दिया, पोटेंशियल कॉइल का कॉमन टर्मिनल निकाल के जो तीसरा वाला बचा हुआ फेज़ है उसमें कनेक्ट कर दिया। अब इस प्रकार से वाट मीटर W1 एक रीडिंग दे रहा होगा, वाट मीटर W2 भी रीडिंग दे रहा होगा। इससे हम क्या करेंगे कि जो टोटल पावर कंजम्पशन है उसके लिए P = W1 + W2 हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ 2 वाट मीटर मेथड, कि 2 वाट मीटर मेथड का एडवांटेज क्या है। तो संतुलित और असंतुलित लोड के लिए दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब ये बैलेंस और अनबैलेंस्ड लोड दोनों में काम करेगा। नो नीड टू कनेक्ट न्यूट्रल पॉइंट ऑफ स्टार कनेक्टेड लोड। तो इसमें जो स्टार कनेक्टेड लोड का न्यूट्रल पॉइंट था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं करना है। नो नीड टू ओपन डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड में हमको लोड को ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 3 वाट मीटर मेथड इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। इससे पहले एक हम ब्लोंडेल्स थ्योरम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास के वायर सिस्टम है पावर ट्रांसमिशन का, मतलब अगर हम 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं, मतलब 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं, तो 4 वायर है तो 4 - 1 मतलब 3 वाट मीटर कम से कम लगेगा
पावर मेज़र करने के लिए अनबैलेंस्ड कंडीशन में। ठीक है, कहने का मतलब अगर n वायर सिस्टम है, मतलब मान लो 3 फेज सिस्टम है लेकिन 4 वायर सिस्टम है, 3 फेज का 4 वायर सिस्टम, तो हमको 4 वायर से मतलब है। 4 वायर सिस्टम है तो उसमें से 4 - 1 करेंगे तो 3 वाट मीटर का उपयोग हमको लेना होगा पावर को पता करने के लिए। ये अनबैलेंस्ड की कंडीशन की बात है। अगर बैलेंस में बोल दें कि बैलेंस कंडीशन है 4 वायर सिस्टम, तो आप केवल एक ही वाट मीटर से पता कर सकते हो बैलेंस्ड में कितना पावर है। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ पावर बाई 3 वाट मीटर मेथड। अब देखिए इसमें क्या करना है, डेल्टा कनेक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए डेल्टा कनेक्शन में हमने तीनों फेज़ में वाट मीटर को लगा दिया है। आप देख रहे होंगे तीनों फेज़ में वाट मीटर लगा हुआ है और कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। तीनों फेज़ में अलग अलग वाट मीटर कनेक्ट करके हम पावर को मेज़र कर लेते हैं, उस पावर को फिर जोड़ देते हैं, तो टोटल पावर 3 वाट मीटर मेथड के द्वारा मिल जाता है। इसका कनेक्शन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए है। फिर हम स्टार कनेक्टेड लोड के लिए देखते हैं। तो स्टार कनेक्टेड लोड में क्या किया है हमने अब स्टार कनेक्टेड लोड में न्यूट्रल पॉइंट भी निकाल लिया और तीनों फेज़ में करंट कॉइल को लगा दिया, और जो उसमें से पोटेंशियल कॉइल है, इन तीनों पोटेंशियल कॉइल को निकाल कर न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब ये 3 फेज़ स्टार कनेक्टेड लोड में 3 वाट मीटर मेथड से पावर का मेजरमेंट का कनेक्शन है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अगर पूछता है 3 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, तो ये सर्किट बना देना है और P = हो जाएगा W1 + W2 + W3। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड 3 फेज़ में यूज हो रहा है और उन वाट मीटर्स की रीडिंग W1 और W2 है, तो 10 phi = √3 W1 - W2 अपॉन में W1 + W2 होता है। यह फार्मूला आपको याद करना है। जहाँ phi = फेज़ एंगल है, क्या है, फेज़ एंगल, तो हम 2 वाट मीटर मेथड से फेज़ एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, 10 phi = √3 W1 - W2 अपॉन में W1 + W2। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट के इनपुट को मापने के लिए कनेक्ट 2 वाट मीटर क्रमशः 2000 वाट और 500 वाट प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारे 3 फेज सर्किट में 2 वाट मीटर मेथड यूज किया गया है। एक वाट मीटर की रीडिंग 2000 वाट है, दूसरे वाले वाट मीटर की रीडिंग 500 वाट है। सर्किट के पावर फैक्टर का पता लगाएं। पावर फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। फाई तो पता है ना, फाई तो पता है ना, फेज एंगल जो है वो पता है, तो पावर फैक्टर के लिए cos फाई कर देंगे। पावर फैक्टर = होता है cos फाई। तो इसमें पहले कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन, दोनों रीडिंग पॉजिटिव हो, मतलब W1 और W2 जो रीडिंग है वो धन प्लस में है। सेकंड क्या कह रहा है, किसी एक उपकरण के करंट कॉइल के कनेक्शन को उलट देते हैं। जब भी कभी बोलेगा कि एक उपकरण के करंट कॉइल को उलट देते हैं, मतलब दूसरे वाले वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव हो गई। डायरेक्ट आपसे ये भी बोल सकता है कि एक वाट मीटर की रीडिंग धनात्मक, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक। या अगर डायरेक्ट नहीं बोला तो उल्टा बोलेगा, कैसे कि करंट कॉइल को उलट दिए। जब करंट कॉइल को उलट दिए तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वाट मीटर की जो रीडिंग है वो निगेटिव आने लगती है। अब हम सबसे पहले गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। W1 = 2000, W2 = 500 है, और यहाँ पे एंगल्स की कुछ वैल्यू दे रखी है कि tan इनवर्स इतने का मान इतना होगा। अभी न्यूमेरिकल में हम आगे यूज कर लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला हमको याद है कि tan phi = होता है √3 W1 - W2 अपॉन में W1 + W2। पहले कंडीशन में W1 और W2 दोनों का मान धनात्मक है, तो मैंने प्लस ही लिया। अब इसका मान इसमें रख दिया मैंने, तो मान हमारे पास आ रहा है tan phi = 1.0392। अब tan phi की वैल्यू इतनी आ गई, तो phi = tan इनवर्स 1.0392, और इसमें इसका मान दिया है 46.6 डिग्री फाई का मान, और पावर फैक्टर होता है cos फाई, तो मैंने रखा cos 46 डिग्री 6 मिनट। अब इसका मान भी दिया है 0.6394। तो पहले कंडीशन में पावर फैक्टर का मान 0.6394 आ गया। सेकेंड कंडीशन में पहले वाट मीटर की रीडिंग तो धनात्मक है, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक आ जा रही है, तो बस W2 का मान निगेटिव रखेंगे,
तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा √3 इन ब्रैकेट W1 + W2 अपॉन में W1 - W2। इसका मान रखने पर सेम वही प्रोसीजर से पावर फैक्टर 0.327 आ जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट को देखते हैं। तो थर्मामीटर में आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? एक थर्मोमीटर के लिए एक सेंसर होगा जो तापमान को सेंस करेगा, और एक उपकरण होगा जो तापमान के रीडिंग को शो करेगा। अब विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर और उनके अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो थर्मोमीटर है वो है लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर। सबसे पुराना व सामान्य थर्मोमीटर है, प्रत्येक स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। एल्कोहल या मरकरी लिक्विड का प्रयोग करते हैं। इसमें एक अक्रिय गैस इनर्ट गैस भी भरा होता है। अक्रिय गैस इसलिए भरते हैं ताकि जो एल्कोहल और मरकरी है उसके साथ रिएक्ट न करे। अगर हम अक्रिय गैस न भर के हवा भरते तो हवा मरकरी या जो हमारे पास एल्कोहल है उसे रिएक्शन करता, तो रिएक्शन न करे इसलिए हम लोग अक्रिय गैस भरते हैं। तापमान बढ़ने पर द्रव में विस्तार होता है। आपको पता है कि जो भी मरकरी हमारे पास है, मरकरी मेटल होता है, एक लिक्विड मेटल है। ये मेटल हीट पाने पर एक्सपेंड करता है, तो इसके ऊष्मीय प्रसार का ही उपयोग करके हम लोग मेज़र कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे है मैनोमीटर थर्मोमीटर। ये वाष्प के दबाव में परिवर्तन को मापकर तापमान बताता है। तापमान के बदलने पर वाष्प का दाब भी बदलता है और इसको ये बता देता है। नेक्स्ट है बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। दो धातुओं से बना होता है, स्ट्रिप धातुओं से बना होता है। तापमान में परिवर्तन के प्रति सेंसिटिव होता है। तापमान के कारण मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है और उस डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करके तापमान माप लिया जाता है। बाई मेटेलिक थर्मोमीटर मतलब दो मेटल को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं और तापमान के बढ़ने के साथ साथ, चूँकि दो अलग अलग मेटल हैं तो उनके फैलने का गुण अलग होगा। उनके फैलने का गुण अलग होगा तो एक मेटल ज़्यादा फैलेगा, दूसरा मेटल कम फैलेगा। इसके कारण अगर वो नॉर्मल कंडीशन में सीधे हैं बिल्कुल, तो ऊष्मा पाने के बाद तिरछे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये थर्मल विकिरण को मापकर तापमान बताता है। वस्तु द्वारा उत्सर्जित ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मेज़र करता है। लेज़र थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें डिजिटल स्क्रीन लगी होती है और थर्मिस्टर का उपयोग होता है। थर्मिस्टर का मतलब होता है थर्मल रजिस्टर, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से घटे या बढ़े। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें मरकरी फील्ड थर्मोमीटर है, तो मरकरी फील्ड थर्मोमीटर है। दूसरा है एल्कोहल फील्ड थर्मोमीटर और तीसरा डिजिटल थर्मोमीटर है। क्लिनिक में तीनों प्रकार के थर्मोमीटर यूज में लाए जाते हैं। मरकरी में क्या प्रॉपर्टी है? इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हाई होती है, -39 डिग्री सेल्सियस। ये ग्लास को भिगोता नहीं है। ये फैलते समय धीरे धीरे इसमें फैलाव होता है। यह अपारदर्शी होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लगभग 356 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। एल्कोहल फील्ड थर्मोमीटर कैसा होता है? ये ग्लास को भिगो देता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, कलरलेस होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। अब बात यह आ गई कि मरकरी फील्ड थर्मोमीटर अच्छा है कि एल्कोहल फील्ड थर्मोमीटर अच्छा है। तो मरकरी फील्ड थर्मोमीटर अपने काम करने के गुण में तो अच्छा होता है, लेकिन मरकरी एक जहरीला पदार्थ है, इसलिए इससे खतरा ज़्यादा होता है। डिजिटल थर्मोमीटर में डिजिटल स्क्रीन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या करता है? तापमान को सेंस करता है। तापमान में परिवर्तन के कारण जंक्शन के अक्रॉस एक ईएमएफ बनता है। जो थर्मोकपल है इसका जो अरेंजमेंट होगा, इसमें दो मेटल हम लोग यूज करते हैं। दोनों मेटल को दो सिरों पे हम जोड़ के रखते हैं। एक मेटल पे हम इनपुट देते हैं, दूसरे सिरे को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं या वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। अब दोनों सिरों पे वोल्टेज के अंतर के कारण हमको एक तापमान मिलता है और ईएमएफ मिलता है। उस ईएमएफ को हम लोग माप लेते हैं। सीबेक इफेक्ट क्या है? दो विभिन्न धातुओं को जोड़ने के बाद अगर दोनों जंक्शन को भिन्न भिन्न तापमान पर रखते हैं तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, यही सीबेक इफेक्ट है। पेल्टियर इफेक्ट क्या है? सीबेक इफेक्ट का अपोजिट है कि अगर हम दो धातुओं का जंक्शन लगाएं और एक जंक्शन को दूसरे ताप पे, दूसरे जंक्शन को अलग ताप पे रखें तो हमारा जो ईएमएफ बनेगा, ये तो सीबेक इफेक्ट है। पेल्टियर इफेक्ट क्या कहता है कि दो भिन्न धातुओं के जंक्शन को अगर हम एक ईएमएफ दें तो उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वर्किंग ऑफ थर्मोकपल इस डायग्राम से समझ में आएगा आपको। देखिए
यहाँ पे दो मेटल हैं जो भिन्न धातुओं के वायर हैं, इसको दो बिंदुओं पे जोड़ा गया है, एक हॉट जंक्शन है, एक कोल्ड जंक्शन है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो एक वोल्टमीटर लगा दिए हैं। हॉट और कोल्ड होने के कारण इसमें एक ईएमएफ बनेगा, उस ईएमएफ को वोल्टमीटर मेज़र कर लेता है। थर्मोकपल के लाभ क्या हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्मोकपल के लाभ, एक्यूरेसी हाई होती है, मजबूत होता है, ऑपरेटिंग रेंज लंबा होता है या ज़्यादा होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉन लीनियर होता है, स्टेबल कम होता है, लो वोल्टेज जनरेशन होता है इससे, रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है और सेंसिटिविटी भी लो होता है। अब रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या होता है, ये टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एलिमेंट का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम होना चाहिए। तो जो हमारे पास रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, इसमें एक रजिस्टेंस यूज होगा, उसका जो रजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम होना चाहिए। प्लेटिनम मेटल का यूज इसमें करते हैं, निकल कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है, रजिस्टेंस और टेम्परेचर में संबंध होता है। तापमान के बढ़ने के साथ मेटल जो हम प्लेटिनम यूज कर रहे हैं का रेजिस्टेंस बढ़ता है। कांस्टेंट करंट अप्लाई करने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और तापमान को मेज़र कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होता है, देखिए टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने के बाद मेटल का तापमान जब बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो उसको हम माप करके बता देंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। एडवांटेज क्या है, तो इसका ऑपरेटिंग जो रेंज है वो लार्ज होता है, लीनियर डिवाइस है, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट इससे पॉसिबल है, स्टेबल भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है रेजिस्टेंस मेजर वाले का, ये इसकी सेंसिटिविटी लो होती है, बहुत कॉस्टली होता है, कोई सेंसिंग पॉइंट नहीं होता, वाइब्रेशन से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और 3 से 4 वायर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर हमारा फिनिश हुआ और हमारा आज जो EIM है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। आप सबको बधाई। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर सुझाव लिखें, और किसी सब्जेक्ट का लेक्चर अगर चाहिए तो उसको भी कमेंट में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।